love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया चैप्टर 5 ऑफ आवर बुक, दैट इज़ मनी चैप्टर हमने स्टार्ट करना है। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है ये, लेकिन हाँ क्वेश्चन ज़रूर आएगा बेटा। मनी बैंकिंग इकट्ठा ही आता है, मतलब बैंकिंग का भी इसी में, मतलब अगर आप प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो इस पर तो मनी बैंकिंग पे ही बनती है, अकेले मनी पे नहीं बनती, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। लाइक इसमें हम पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, मनी आज जिस फॉर्म में है वो कैसे आई, टाइप्स ऑफ मनी कौन सी होती है, मनी सप्लाई क्या होता है। तो छोटा सा चैप्टर है, इसको आज हम क्या करेंगे, इस एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मनी होता क्या है बेटा, एक ना आपको बुक में लिखा मिलेगा, मनी इज़ व्हाट मनी डज। मनी वही है जो मनी करती है। क्या करती है मनी एक्सचेंज में हेल्प करती है। इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेल परचेज अगर आपको कुछ करना है उस टाइम को आपको क्या चाहिए, मनी चाहिए, तो उसी को मनी कहते हैं। सो मनी इज़ अ कॉमोडिटी, एक ऐसी चीज़ विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो एक्सेप्ट की जाती है एक्सचेंज के टाइम पे, सेल परचेज के टाइम पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है हिस्ट्री, कि मनी आज जिस फॉर्म में वो कैसे आई, ओरिजिन क्या था इसका। सो पहली बात तो मीनिंग। सो अ थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। फॉर एग्जाम्पल रुपी इन इंडिया मनी है, क्योंकि इसको कॉमनली एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। डॉलर यूएसए में मनी है, क्योंकि इसको कॉमनली एक्सेप्ट किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसी तरह से हर एक की अपनी जो करेंसी है वो उस एरिया के लिए, उस कंट्री के लिए क्या है, मनी है। और अगर बात करें कि मनी की इवोल्यूशन, तो पहले के टाइम पे बार्टर सिस्टम होता था, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। बार्टर सिस्टम क्या होता है, गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे पास पढ़ने आ रहे हो और आपको मुझे फीस देनी है, तो आप मुझे, मनी तो अभी हुई नहीं थी इन्वेंट, तो आप मुझे लगा लो गेहूँ दे रहे हो, राइट, कपड़े दे रहे हो, तो वो चीज़ जब हम कॉमोडिटी देते हैं किसी चीज़ के बदले में, कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी, इसको सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं, कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी मनी, तो वो चीज़ किस में आती है बेटा, बार्टर सिस्टम में। उस टाइम पे कोई भी मनी नहीं थी। लाइक फॉर एग्जांपल 10 कॉबलर को जो शूज़ बनाता है, तो वो इन रिटर्न फॉर वीट फ्रॉम द फार्मर से वीट लेगा और शूज़ दे देगा, और जो फार्म वर्कर है वो ग्रेन लेगा एज ए रिवार्ड ऑफ हिज लेबर, ठीक है, एंड सो ऑन। इस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। क्या कहते हैं बच्चे, बार्टर सिस्टम, ठीक है। और बट विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, इसको कट कर देना, बट विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, बहुत ज़्यादा नीड्स एंड वांट्स होने के कारण एक्सचेंज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, जिसके कारण जो बार्टर सिस्टम है वो एक इनएफिशिएंट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज माना गया, ठीक है। ये बात समझ आई, जो हमारा बार्टर सिस्टम है, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन वांट्स इंक्रीज हो रही हैं, तो उसको फुलफिल करने के लिए बार्टर सिस्टम बन ही नहीं रहा, लोगों की नीड्स ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो उस टाइम पे मनी इन्वेंट हुई थी, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप गुड्स को सॉल्व नहीं किया, नाउ गुड्स वर नॉट सोल्ड फॉर गुड्स के लिए नहीं किया जाता था, लेकिन उसको मनी के लिए सॉल्व किया जाता था, ठीक है। सो इनिशियली अगर मैं बात करूं बिल्कुल स्टार्टिंग की, तो आपको पता है बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम के बाद जब मनी आई, तो बेटा सबसे पहले राजाओं महाराजाओं का टाइम था, उस टाइम पे सिक्के, सोने के सिक्के चलते थे, याद है, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, सोने के चांदी के सिक्के चलते थे एज मनी। सब्सिक्वेंटली एलो मेटल, ठीक है, एलो मेटल जो है यूज़ हुआ फॉर कॉइनेज, कॉइन्स आए, फिर तो धीरे धीरे पेपर मनी भी आ गई। अब जो है वो है प्लास्टिक मनी है, इन द फॉर्म ऑफ योर कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या ई मनी कह देते हैं, लाइक जीपे वगैरह यूज़ करते हो आप, राइट, क्रेडिट डेबिट एंट्रीज करते हो, एक दूसरे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हो। सो यही क्या है, इवोल्यूशन है मनी का, जिससे नीड क्यों हुई, टू फैसिलिटेट एक्सचेंज। मेन किस लिए आया बेटा, ये एक्सचेंज की फैसिलिटेट के लिए, ये बात समझ आई। सो मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू दी सबको, क्योंकि अब ये पेन है, ये पेन सबके लिए कितने का है, अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं कह दूँ ये 200 का है, तो सबके लिए 200 का है। लेकिन अगर मैं बार्टर सिस्टम में बात करूँ, तो किसी के पास चावल एक्स्ट्रा है तो वो कहेगा इतने चावल आपको इसके बदले में दे दूंगा, किसी के पास गेहूँ एक्स्ट्रा हो गएगा आपको मैं इतने गेहूँ दे दूंगा, किसी के पास कपड़े एक्स्ट्रा हो गएगा मैं आपको इतने कपड़े। तो क्या इसकी कोई कॉमन यूनिट हुई, नहीं हुई ना, तो इसके लिए भी मनी आई, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं बार्टर सिस्टम। सबसे पहले क्या होता था हमारा, बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एक सिस्टम है जिसमें गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। फॉर एग्जांपल एज अ फार्मर, अगर आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन है राइस की, और आपको ऐसा पर्सन देखना पड़ेगा जिसको राइस की ज़रूरत हो, और एट द सेम टाइम आपको कपड़े चाहिए और उसके पास कपड़े एक्स्ट्रा हो, ये बात समझ आई। आपके पास एक्स्ट्रा क्या है, राइस,
और आपको क्या चाहिए, कपड़े। तो ऐसा बंदा देखो जिसको राइस की नीड हो और कपड़े एक्स्ट्रा हो, इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि जो चीज़ मेरे पास एक्स्ट्रा है उसको उस चीज़ की नीड हो और उसके पास एक्स्ट्रा है मुझे उस चीज़ की नीड हो। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो गया। और यही सबसे बड़ी दिक्कत थी बार्टर सिस्टम में। ऐसा पर्सन कहाँ ढूंढोगे, है ना। सो योर वांट फॉर क्लॉथ मस्ट कोइंसाइड विद समबडीज वांट फॉर राइस, है ना। सो यू मस्ट हैव सरप्लस ऑफ राइस एंड समबडी मस्ट हैव सरप्लस ऑफ क्लॉथ। क्या ये डिफिकल्ट नहीं था? बिल्कुल था। और आजकल हम क्या करते हैं, अगर एज अ फार्मर देखें तो वो अपने राइस मनी के लिए बेच देगा और एज अ क्लॉथ मर्चेंट वो भी अपने जो क्लॉथ मनी के लिए बेच देगा। अगर मनी हाथ में है तो हम जो चाहे वो ले सकते हैं। सो राइस भी मनी के लिए एक्सचेंज हो गए और क्लॉथ भी एक्सचेंज हो गए, किसके लिए, मनी के लिए। सो मनी ने कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम किया, ठीक है। तो जो हमारी कॉमोडिटी, जो सीसी इकोनॉमी, कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी थी, उसमें ऐसा कोई भी कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। वहाँ पे गुड्स एक्सचेंज होते थे गुड्स के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम। तो ड्रॉबैक्स क्या है बार्टर सिस्टम के, और उसकी एलिमिनेशन किसके थ्रू हुई, मनी के थ्रू। देखो बेटा क्वेश्चन आ जाए, बार्टर सिस्टम की ड्रॉबैक्स आ जाए, उनकी एलिमिनेशन आ जाए। एलिमिनेशन तभी होगी जब मनी आएगी। और थर्ड, नीड फॉर मनी क्यों पड़ी। ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम के कारण ही तो मनी आई थी ना। तो यही 3-4 पॉइंट उसमें आएंगे और यही इसके फंक्शंस में आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसको एक ही स्लाइड में ऐड कर दिया, राइट। स्टार्ट करें। सो सबसे पहला डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये तो मैंने अभी आपको बताया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, है ना, कि जो चीज़ मेरे पास एक्स्ट्रा है और जिस चीज़ की मुझे नीड है, मुझे दूसरा पर्सन उसके अपोजिट रेसिप्रोकल ढूंढना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से लोगों की आधी नीड्स एंड वांट्स तो पूरी ही नहीं हो रही थी, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, मतलब उसकी वांट्स जो है सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी। तो सबसे बड़ी ड्रॉबैक तो यही आ गई। फिर कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, ये पेन वाले एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि अगर ये पेन 200 का है तो सबके लिए 200 का है, राइट। लेकिन अगर मैं आपको बार्टर सिस्टम की बात करूँ, कोई राइस के लिए अकॉर्डिंग बता रहा है, कोई अपनी जिस गेहूँ है, कोई मतलब लगा लो शूज़ हैं, कपड़े हैं, जो भी जिसके पास एक्स्ट्रा है, तो उसकी कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं थी। फ्यूचर पेमेंट्स की पॉसिबिलिटी, डिफिकल्टी थी। क्या मैं ये कह दूँगी कि उस बंदे को कि आज राइस ले ले, क्लॉथ में कल दे दूंगा। अरे क्लॉथ तो उसको आज चाहिए ना, वो तुझे राइस दे दे, कल को क्लॉथ आप ना दो फिर, है ना। तो फ्यूचर पेमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स, जो आजकल हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना, वो चीज़ नहीं हो पाती थी। स्टोरेज, सेविंग्स, किस चीज़, एक चीज़ को कितना टाइम सेव कर लोगे। हर चीज़ की पेरिशेबल वैल्यू होती है, एक ना एक टाइम वो ख़राब हो जाएगी चीज़। लेकिन अब मनी है तो मनी को हम इजीली सेव कर लेते हैं हमारे बैंक अकाउंट में, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और फिर आता है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब जो हम अब आजकल, अब यहाँ बैठे हम फ़ौरन में भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, पैसे मंगवा भी लेते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक कर दिया, जीपे कर दिया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया, राइट। तो ये सब उस टाइम पे ये चीज़, जो बार्टर सिस्टम की बात करूँ तो गुड्स को ऐसे भेजना पॉसिबल था, नहीं था। तो ये सारे क्या थे बेटा, यही सारे ड्रॉबैक्स थे किसके, बार्टर सिस्टम के। एक सेकेंड, ये क्या हो गया। तो यही सारे बेटा ड्रॉबैक्स थे किसके, बार्टर सिस्टम के। और यही सारी क्या होंगी, फंक्शंस ऑफ मनी, कि मनी मेन आई ही इसके लिए थी। फंक्शंस ऑफ मनी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस, ठीक है। जो दो पहले मतलब जो इंपॉर्टेंट थे, सबसे पहला क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके लिए मेन आई, ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स के कारण ही तो हमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए था। और सेकंड, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, ये क्या है इसके प्राइमरी फंक्शन। बाकी तीनों क्या हो गए, सेकेंडरी। एक तो डेफर्ड पेमेंट्स, डेफर्ड पेमेंट यही फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स को कहते हैं। स्टोरेज, सेविंग्स वाली बात के लिए, सेविंग्स जो है हो सकते हैं मनी से। और एक तीसरा लिख लेना इसका, ट्रांसफ़र, कि इजीली हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये बात समझ आई, हो जाएगा। इसलिए मैंने ये साथ में ऐड किया था कि एक पॉइंट लर्न कर लो, दोनों याद हो जाएंगे। फंक्शंस ऑफ मनी डिवाइड कर दिए गए हैं 2 पार्ट्स में, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन, राइट। ईजी हो जाएगा। चलो फिर आता है फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी की अगर मैं बात करूँ, टाइप्स ऑफ मनी कितने तरीके के हैं बेटा, 4 तरीके की मनी है, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले फियाट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। फियाट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी कौन सी होती है, देखो फियाट मनी वो मनी है जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने इशू की है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी से इशू हुई है और हमें एक्सेप्ट करना, लीगली एक्सेप्ट करने के लिए हम बाउंड है। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे मेरे बच्चे फीस दे रहे हैं नोट्स में, ठीक है, नोट ला के दे रहे हैं वो मेरे को, तो मैं उनको मना नहीं कर सकती, मैं लीगली बाउंड हूँ, क्योंकि वो हमारे देश की क्या है, करेंसी है, वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी से क्या हुई है, इशू हुई है। तो वो तो है फियाट मनी, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी से इशू हुई है। और फिड्यूशियरी, जहाँ पे भी वर्ड फिड्यूशियरी आ गया, हमने पार्टनरशिप पढ़ा, उसमें भी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है ना, मतलब जहाँ पे वर्ड फिड्यूशियरी आ जाए ना बेटा, इसको समझ लेना ये ट्रस्ट की बात कर रहा है। फिड्यूशियरी का मतलब ही ट्रस्ट रिलेशनशिप से होता है, ठीक है। तो फिड्यूशियरी का मतलब जो पेयर एंड पे के बीच में ट्रस्ट है, उसकी वजह से वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना। अगर आप मुझे चेक देते हो तो वो क्या है, एक तरह से मेरी फिड्यूशियरी मनी है, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है कि आपके अकाउंट में उतने पैसे होंगे तभी आप मुझे चेक दे रहे हो ना।
और अगर नहीं हुए तो बाउंस हो जाएगा चेक, राइट। तो वो चीज़, तो फिड्यूशियरी मनी क्या है, जो ट्रस्ट पे डिपेंड करती है। सो पढ़ ले इसको। देखो, फिएट मनी, दैट मनी विच इज इशूड बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। सारे नोट्स कोइंस जो पीपल इन द कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और फिड्यूशियरी मनी की बात करें तो बेटा वो मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई, राइट। फिर आता है नेक्स्ट फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी, ये नाम से क्लियर हो रहा है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी में क्या डिफरेंस होगा। देखो, फुल बॉडीड मनी तो वो मनी है जिसमें मतलब लगा लो जिसकी कमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू के इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, ओनली एग्जाम्पल, ठीक है। तो सिक्का है 5 रुपये का, वो जिस मेटल से बना है उसकी वैल्यू भी 5 रुपये है, और उसके ऊपर जो मनी वैल्यू लिखी हुई है 5, वो भी क्या है 5 है। तो जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, वो मेटल भी और वो लिखी हुई वैल्यू भी दोनों इक्वल हैं, कमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो वो होती है बेटा हमारी फुल बॉडीड मनी, ठीक है। लेकिन अगर वहीं मैं 2000 के नोट की बात करूं, 2000 के 500 के नोट की बात करूं, तो बेटा अगर मैं उसके ऊपर से वो 500 या 2000 कट कर दूं, तो क्या वो पेपर उतनी वैल्यू का है, 500 2000 का है, नहीं है ना। तो कमोडिटी वैल्यू इज लेस देन मनी वैल्यू जो उसके ऊपर लिखी हुई है। अच्छा, उसके ऊपर लिखी वैल्यू को इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, तो ये याद रखना, ठीक है। सो क्रेडिट मनी में क्या होगा, व्हेन मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। पढ़ लें। सो फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स जिसकी कमोडिटी वैल्यू इक्वल होती है मनी वैल्यू के जब वो इशू की जाती हैं, और क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू, राइट। इजी, बिल्कुल इजी चल रहा है, हो जाएगा, बहुत कॉमन सी बातें हैं, यहाँ तक समझ आया। चलो जी, फिर आता है सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या है, सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कंसेप्ट है। सबसे पहली बात तो ये समझो, स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस मैं ऑलरेडी आपको सेकंड चैप्टर में करवा चुकी हूँ। मैंने आपको कहा था कि सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन उसके जितने भी वर्ड्स कंसेप्ट सीखेंगे हम उसमें, वो सारे आपको पूरी बुक में यूज़ होने वाले हैं, तो वही देख लो, ठीक है। तो हमने स्टॉक एंड फ्लो पढ़ा था। फ्लो क्या है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, जब हम चीज़ चेंजेबल होती है, और स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है बेटा, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे जब हम इसको मतलब काउंट करते हैं। सो सप्लाई ऑफ मनी भी एक स्टॉक कंसेप्ट है, मतलब हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मनी को काउंट करेंगे, ठीक है। तो जितने भी लोग डिमांड करते हैं मनी की, अगर उनके पास जितनी भी मनी पड़ी है, मैं उसको प्लस कर दूं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे और वो बता दूं इतना है, तो वो मेरी क्या बन जाएगी, सप्लाई ऑफ मनी। क्या बन जाएगी, सप्लाई ऑफ मनी। समझ आया, पढ़ें इसको। सो सप्लाई ऑफ मनी क्या है, एक स्टॉक कंसेप्ट है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और सप्लाई ऑफ मनी में क्या नहीं आएगा, ये देखिए, देखो यहाँ पे सिर्फ वही मनी आएगी जो डिमांड करते हैं लोग, उनकी मनी। जो सप्लाई करते हैं उनकी तो आएगी नहीं ना। अब सप्लाई कौन करता है मनी को, हु सप्लाइज मनी, देखो हु सप्लाई मनी, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। आपको पता है सिंगल नोट इशूइंग अथॉरिटी कौन होती है हमारी, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री हमारा क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो हमारे नोट इशू करती है किसके अंडर, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंडर, जिसमें वो मिनिमम 200 करोड़ का जो रिजर्व है वो रखती है गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में। और इसमें से जो गोल्ड की वैल्यू है वो 115 करोड़ मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। एक सिस्टम का नाम है। फिर आता है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स कैसे करते हैं बेटा मनी, थ्रू क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। अभी क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, मोटा मोटा सुनो, जब कमर्शियल बैंक्स सेविंग्स लेते हैं लोगों से और लोन दे देते हैं आगे, तो वो क्या हो जाता है, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। मनी सप्लाई तो कर ही रहे हैं वो, ठीक है। और इसको पूरा हम करेंगे आगे बैंकिंग वाले चैप्टर में, फर्स्ट पॉइंट यही पढ़ना है और इंपॉर्टेंट भी है। थर्ड आती है गवर्नमेंट। सो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है हमारी, उसके पास 1 रुपये के नोट, बेटा ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ध्यान से सुनो, जो बाकी सारे नोट्स हैं वो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री ही इशू करती है, सिंगल अथॉरिटी है। लेकिन 1 रुपये का नोट और सारे सिक्के, जितने भी डिनोमिनेशंस के सिक्के हैं, सारे किसके हाथ में है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो हु सप्लाइज मनी, 3 होते हैं, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट। तो इनको छोड़ के बाकी लोगों के पास जो मनी पड़ी है, अगर मैं उनको प्लस कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी। मतलब जो लोग डिमांड कर रहे हैं सिर्फ उनकी मनी हमने क्या करनी है, ऐड करनी है। सो डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, क्योंकि गवर्नमेंट और जो बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री है वो सप्लायर्स ऑफ मनी है, और स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर्स ऑफ मनी नेवर बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री। इजी चैप्टर हो चुका है, बस एक फॉर्मूला रह गया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ईजी चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको। चलिए लास्ट कर लेते हैं फॉर्मूला। तो मनी सप्लाई अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब मैंने बता तो दिया कि सारों को प्लस कर दो, प्लस करना सौखा है,
हाँ प्लस भी तो करना है, उसके लिए कोई फॉर्मूला भी तो होगा। तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है, M1। देखो M1 क्यों है यहाँ पे, क्योंकि आपको 4 फॉर्मूले हैं, M1, M2, M3, M4, 4 तरीके के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, जिसमें हमारे सिलेबस में सिर्फ M1 है। लेकिन आपके जो बुक के पीछे एबिलिटी जोन्स नहीं होते हैं ना बेटा, उसमें M2, M3, M4 भी आपको गिवन है। तो एक बार उसके फॉर्मूले, सिर्फ फॉर्मूले लर्न कर जाना, MCQ वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। लेकिन जो सिलेबस में है वो मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, उसके सिर्फ फॉर्मूले देख जाना एक बार। सो M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD, C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब क्या है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, कॉइन्स एंड पेपर नोट, सारी जो पब्लिक के पास एक्चुअल करेंसी पड़ी है। DD में आ जाएगा डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक, जो चेकेबल डिपॉजिट होते हैं, विड्रॉ ट्रांसफर कर सकते हैं डिमांड पे, जैसे हमारे सेविंग अकाउंट्स। देखो ये बात सुनो, एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, एक होते हैं टर्म डिपॉजिट्स। टर्म डिपॉजिट्स मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए है। FD करवाई है कभी, फिक्स डिपॉजिट। तो मुझे एक बात बताओ, जब हम FD करवाते हैं तो पर्टिकुलर इतने सालों की FD है, होती है ना कि पर्टिकुलर 3 साल की FD करवा रही हूँ मैं, 4 साल की FD करवा रही हूँ, तो बीच में क्या मैं उसके अकाउंट के लिए डिमांड कर सकती हूँ पैसा, मतलब मैं चेक तो नहीं लगा सकती उसके लिए, ATM से तो नहीं पैसा निकलवा सकती। वो बात समझ आई। तो डिमांड डिपॉजिट्स में आएंगे हमारे वो सारे डिपॉजिट्स जिसको हम किसी भी टाइम डिमांड कर सकते हैं, लाइक हमारे जो सेविंग अकाउंट में पड़े हैं, ठीक है। और फिर आता है OD में क्या आएंगे, अदर डिपॉजिट, जिसमें आ जाएगा अगर RBI का पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड वगैरह के साथ कुछ पड़ा है, कोई डिपॉजिट्स वगैरह, डिमांड डिपॉजिट। RBI का फॉरेन सेंट्रल बैंक के पास है, फॉरेन गवर्नमेंट के पास पड़ा है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हमारे IMF एंड वर्ल्ड है, वहाँ अगर कोई हमारे डिमांड डिपॉजिट पड़े हैं तो वो ऐड होगा। लेकिन जो ये सप्लायर ऑफ मनी मैंने आपको करवाया, इनका आपस में कोई पैसा पड़ा है तीनों का, एक दूसरे के साथ लेन देन, वो ऐड नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। बाकियों के साथ, फॉरेन वालों के साथ ऐड होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आपका मनी चैप्टर डन है। 5th इतना ही था, छोटा सा था, इसीलिए एक ही वीडियो में कवर करवा दिया। इसको कीजिए, फिर हम मिलते हैं बैंकिंग वाले चैप्टर में। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's